जब मेरे पिताजी टाइम्स ऑफ इंडिया के आखिरी वर्षों में उन्होंने राम जन्मभूमि मूवमेंट पर उसके पक्ष में बहुत लेख लिखे और उस समय के वो मेरे ख्याल से एक ही वरिष्ठ पत्रकार थे जिन्होंने ओपनली खुले आम राम आंदोलन का समर्थन किया। ब्रिटिश इंपीरियलिज्म को तो बहुत सारे लोग बुरा बता देते हैं, लेकिन उससे पहले का जो इस्लामिक इंपीरियलिज्म था उसको जो है ग्लोरीफाई करने का प्रयास होता है। मोहम्मद हबीब पहले इतिहासकार हैं जिन्होंने एक छोटी सी पुस्तक लिखी जिसने मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफी को एक नई दिशा दी। तो उन्होंने वो पुस्तक महमूद ऑफ गजनी, छोटी सी पुस्तक है लेकिन महमूद ऑफ गजनी के ऊपर एक बड़े इतिहासकार को लिखने की क्या जरूरत थी। जो लोग अपने आप को यहाँ एंशिएंट हिस्ट्री का एक्सपर्ट बताते हैं वो कन्फेस करते हैं कि उनको संस्कृत नहीं आती, और जो मीडिएवल हिस्ट्री का एक्सपर्ट बताते हैं वो कहते हैं कि हमको पर्शियन और अरबिक नहीं आती। उनका कहना था कि भारत में हिंदू राजा एक दूसरे के मंदिर तोड़ते थे, ये प्रथा थी, ये नियम था, और जो तुर्की आए उन्होंने भारत के नियमों के अनुसार ही काम किया। अच्छा, तो फिर ये हाजिया सोफिया क्या है? तो एग्जैक्टली सोशल रिफॉर्म्स ऑफ लॉर्ड बेंटिक, अबॉलिशन ऑफ सती, ये हमारे दिमाग में बैठ गया है कि लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को हटाया। तो लेकिन एक्चुअल वास्तविकता है वो इतनी अलग है दैट इट इज सरप्राइजिंग। ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर्स थे बंगाल के अतिरिक्त अन्य प्रांतों में, मद्रास प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी। उन्होंने कहा ये सती सती क्या बोल रहे हैं, हमारे यहाँ तो होता ही नहीं है। यू नो द लेसन फ्रॉम ऑल दिस इसकी हमको अपने इतिहास को भारतीय नजरों से दोबारा उसको देखना कितना जरूरी है। My honor to be here, and thank you very much. Let me have the pleasure of shaking you by the hand, as a Brit would say. नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के सिद्धि जयपुर डायलॉग्स पॉडकास्ट पर। और आज हमारे साथ हैं सुप्रसिद्ध इतिहासकार मीनाक्षी जैन जी, जिनकी अयोध्या और भगवान राम की पुस्तकों से आप सभी सुपरिचित हैं। आपका स्वागत है मीनाक्षी जी जयपुर डायलॉग्स के स्टूडियो। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहले मैं ये पूछूंगा कि आप में इतिहास की रुचि कहाँ से आरंभ हुई, क्योंकि आपके पिताजी गिरिलाल जैन जी, स्वर्गीय गिरिलाल जैन जी, बहुत से लोग जानते नहीं हैं कि गिरिलाल जैन जी आपके पिता थे। और दर्शकों को मैं बता दूं कि गिरिलाल जैन जी जो थे वो 20 वर्ष तक टाइम्स ऑफ इंडिया के संपादक थे, और उस समय पर उन्होंने राम जन्मभूमि आंदोलन का समर्थन किया था, जिस समय कोई सोच भी नहीं सकता था कि कोई पत्रकार, और वो भी इतना बड़ा पत्रकार, उसका समर्थन करेगा। तो क्या भगवान राम पर पुस्तकें लिखने की प्रेरणा आपको उनके इस संघर्ष से मिली? एक्चुअली ये आपने बिल्कुल सही मुद्दा शुरू में पकड़ा है, एंड इट इज़ समथिंग विच इज़ नॉट नोन टू मैनी पीपल। जब मेरे पिताजी अपने टाइम्स ऑफ इंडिया के आखिरी वर्षों में उन्होंने राम जन्मभूमि मूवमेंट पर उसके पक्ष में बहुत लेख लिखे, और उस समय के वो मेरे ख्याल से एक ही वरिष्ठ पत्रकार थे जिन्होंने ओपनली खुले आम राम आंदोलन का समर्थन किया। और उनका कहना ये था कि ये जो राम मूवमेंट है ये किसी के विरुद्ध नहीं है, ये भारतीय सभ्यता और संस्कृति अपने आप को ढूंढ रही है और उसको भारतीय पॉलिटिक्स में उसको केंद्र में वापस लाना चाहती है। तो उनके बहुत से इस तरह के लेख हुए, और मेरे फादर ने जब ये लिखा वो अपने करियर के चरम सीमा पर थे, और वो इतने हैरान हुए कि जैसे उन्होंने ये पत्र लिखना शुरू किया, आर्टिकल्स लिखने शुरू किए, जो उनकी कम्युनिटी थी, जो बिरादरी थी उनकी, उन्होंने उनका बाइकॉट किया। और इतने पत्रकार बिरादरी ने, और ये बहुत हैरानगी की बात थी उनके लिए और हमारे परिवार के लिए कि जो जर्नलिस्ट इतनी बड़ी बड़ी बैठकों में आमंत्रित किए जाते थे, आदर से उनको सुना जाता था,
एकदम राम के विषय पर उनका इस तरह से बहिष्कार हुआ। और 6 दिसंबर 1992 में वो ढांचा गिरा और मेरे ख्याल से 1 या 2 दिन बाद 9th को उनका लेख आया और उस लेख में जो मेरे को याद है, उन्होंने कहा कि अगर इस ढांचे को जाना था तो कोई और तरीका नहीं था जिससे ये जा सकता था। सो यू नो दैट क्रिएटेड सच अ सेंसेशन और इतनी एनिमोसिटी उनकी बिरादरी में, यू नो जर्नलिस्टिक बिरादरी में, एंड इट केम एज अ शॉक टू हिम। एंड जो मेरे पिताजी ने संघर्ष किया और जो उनका आइसोलेशन हुआ इस मूवमेंट की वजह से, वो मेरे ख्याल से मेरा पहला परिचय था कि अपने इतिहास को सही तरीके से समझना और जानना कितना आवश्यक है। और उनके देहांत के बाद मैंने इस विषय पर अध्ययन करना शुरू किया, एंड सर्टेनली ही वॉज द इंस्पिरेशन एंड ही वॉज द रीज़न वाई आई wrote my first major book on Ayodhya on this issue. लेकिन संजय जी, मैं अपनी भी कहानी इससे जोड़ना चाहती हूँ। जैसे मेरे पिताजी को आइसोलेशन का सामना करना पड़ा, जब मैं अपनी तुलना उनसे बिल्कुल नहीं कर रही क्योंकि उनका स्तर ही अलग था। मैं तो बहुत छोटी एकेडमिक थी उस टाइम। जब मैंने ये पुस्तक लिखी राम एंड अयोध्या, तो मैंने अपना इतना संघर्ष किया, इतना अध्ययन किया, कोई सोर्स नहीं थी जिसको मैंने पढ़ा नहीं हो, उसको ढूंढा नहीं हो। मैं अपनी तरफ से बिल्कुल अपना हार्ट दिल लगाया इस प्रोजेक्ट में। और जब ये ख़त्म हुआ तो मेरे को इतना आश्चर्य हुआ, इतना दुख हुआ कि भी एक के बाद एक पब्लिशिंग हाउसेस प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर रहे हैं। उस समय की स्थिति ऐसी थी, पब्लिशिंग हाउस, न्यूज़पेपर्स और चैनल्स। हाँ, और कुछ तो पब्लिशिंग हाउस ऐसे थे जिनका मेरे पिताजी के साथ सदियों का पुराना रिश्ता था। तो मैंने सोचा कि भी ये तो पब्लिश कर देंगे। तो उनका कहना था कि मैडम, आपने अध्ययन किया है और आपकी जो सीरियस रिसर्च है उस पे हमारे को कोई संदेह नहीं है, लेकिन आपकी पुस्तक इसलिए नहीं छाप सकते क्योंकि आपने कहा है मंदिर वहाँ पर था और ये हम नहीं स्वीकार कर सकते, हम नहीं पब्लिश कर सकते। तो मैंने कहा अगर मेरा, तो तब तक तो ये कोर्ट ने भी कह दिया था। तो मैंने कहा कि जब सारा एविडेंस आप बांध रहे हैं, एविडेंस एक तरफ जा रहा है तो मैं दूसरी तरफ निष्कर्ष कैसे निकाल सकती हूँ। बट संजय जी, जब हम वामपंथियों का जो होल्ड था उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं तो हमको ये अंदाज़ा नहीं होता कि एकेडमिक तो छोड़िए, टीवी पे, न्यूज़पेपर्स पे, पब्लिशिंग हाउसेस पे वो डिसाइड करते थे कि भी कौन छपेगा और कौन नहीं छपेगा। तो दिस काइंड ऑफ आइसोलेशन that my father faced in the last years of his professional career, that was my first experience when I became a full-time scholar of Indian history. तो तब तक आप प्रोफेसरशिप ज्वाइन कर चुकी थी या? नहीं, फिर मैंने सोचा कि मेरे को अब, मैंने फिर ये सोचा कि हालात देख के कि अब एकेडमिक कम्युनिटी इसमें रहने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो मैं अपनी इंडिपेंडेंट रिसर्च करती हूँ, नौकरी छोड़ देती हूँ। तो मैंने नौकरी से इस्तीफ़ा दिया एंड तब उस समय आप कहाँ पढ़ा रही थी? गार्गी कॉलेज में, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। तब मैंने छोड़ दिया और उसके बाद मैंने एक के बाद एक फेलोशिप्स लिए, जैसे कि इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च, नेहरू मेमोरियल म्यूज़ियम एंड लाइब्रेरी। तो ऐसे मेरे को फेलोशिप्स मिलते रहे। फेलोशिप्स का लाभ ये है कि उसमें आप जो चाहें आप कर सकते हैं। आपका एक बार प्रोजेक्ट अप्रूव हो जाए उसके बाद आप अपना अध्ययन कर सकते हैं। और जो मेरे इम्पॉर्टेंट पुस्तकें हैं वो मेरे फेलोशिप्स के दौरान ही हुई हैं।
सो आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट। बट जब हम बात करते हैं कि भाई 20-30 साल में इस देश का नज़रिया कैसे बदला, अब जब 2024 में जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पे प्रधानमंत्री जा रहे थे, तब वो ही जर्नलिस्ट कैसे गुणगान गा रहे थे, कि नाम नहीं पूछूंगा मैं, नहीं नाम मत पूछिए, क्योंकि नाम अलग से बात कर लूंगा उसकी। हाँ, तो इमेजिन करिए कि पहले तो वो सोचते कहते थे कि भाई हिंदू कम्युनल आइडिया है ये, और अब जब वो उद्घाटन हो रहा है तब ये नेशनल मूवमेंट है। और आप इमेजिन करिए संजय जी, जिन पब्लिशिंग हाउसेस ने मेरी पुस्तक को छापने से इनकार कर दिया, वो ही पब्लिशिंग हाउसेस अब लोगों को बुला रहे थे और कह रहे थे कि 2024 से पहले आप अयोध्या पे कोई पुस्तक दे दीजिए, हम छाप देंगे। तो जिंदगी कैसे कैसे मोड़ लेती है, बिल्कुल हैरानगी की बात है। बट आई एम हैप्पी, मैं अपने आप को खुश नसीब समझती हूँ कि मैंने जब पहली पुस्तक मेरी अयोध्या पर छपी, मैंने तो कभी सोचा नहीं था कि मेरे जीवन काल में मैं मंदिर का निर्माण देख सकूंगी। सो आई फील आई एम ब्लेस्ड। बिल्कुल बिल्कुल, वी आर ऑल बेस्ट। यस, हमने भी कभी नहीं सोचा था कि ये मंदिर का निर्माण हो पाएगा। बिल्कुल। टॉकिंग अबाउट लेफ्ट एंड हिस्ट्री, ये लेफ्ट जो है ये हिस्ट्री को फॉल्सिफाई करने में इतना इंटरेस्टेड क्यों रहता है? जो मेरा अध्ययन कहता है कि हम सब जानते हैं कि देश का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ था, और ये भी सत्य है कि जिन लोगों ने पाकिस्तान मूवमेंट के लिए वोट दी थी, अधिकांश वो भारत में रह गए, वो गए नहीं। सो दैट इज़ द टाइम वेयर आई ट्रेस द 3.5 करोड़ में से 72 लाख गए थे। बस, तो आप इमेजिन करिए, और कहाँ यूपी में ऑलमोस्ट एवरीबडी स्टेड बिहाइंड। तो अब क्या था कि अब जो वापस रह गए उनको तो इस देश के इतिहास से दोबारा जोड़ना है, क्योंकि उन्होंने तो अपने आप को अलग कर दिया था देश के इतिहास से। तो इस समय अलीगढ़ स्कूल, अब मेरे हिसाब से उनका जन्म होता है, और अलीगढ़ स्कूल तो 1920 के आसपास मोहम्मद हबीब साहब के तत्वावधान में हो गया था। हाँ, तो मोहम्मद हबीब ने, और वो रशब्रुक विलियम्स इलाहाबाद वाले उनके साथ में बिल्कुल, को कंस्पिरेटर थे। तो लेकिन मोहम्मद हबीब पहले इतिहासकार हैं जिन्होंने एक छोटी सी पुस्तक लिखी जिसने मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफी को एक नई दिशा दी। तो उन्होंने वो पुस्तक महमूद ऑफ गजनी, छोटी सी पुस्तक है, लेकिन महमूद ऑफ गजनी के ऊपर एक बड़े इतिहासकार को लिखने की क्या ज़रूरत थी, क्योंकि उनका उद्देश्य ये था कि महमूद गाजी नहीं था, वो धर्म के नाम पर भारत में युद्ध करने नहीं आया था, विच इज़ टोटली रॉन्ग। तो उन्होंने कहा कि ये तो लुटेरा था, द ग्रीड ऑफ अ रॉबर। उनको लालच, भारत के मंदिरों के धन ने अट्रैक्ट किया, इसलिए वो आए। दिस इज़ टोटल फॉल्सिफिकेशन। लेकिन इसके बाद आप मध्यकाल पे किसी भी वामपंथी इतिहासकार को देख लीजिए, मोहम्मद हबीब के बाद पूरा अलीगढ़ स्कूल, दिल्ली यूनिवर्सिटी का हिस्ट्री डिपार्टमेंट, जवाहरलाल नेहरू का, कोई भी मध्यकाल का इतिहासकार नहीं था जिसने मोहम्मद हबीब के लाइन को चैलेंज किया हो। और उनका क्या था, उनका था कि भाई धर्म का तो इतिहास में कोई रोल ही नहीं है, इतिहास तो आर्थिक कारणों से आगे बढ़ता है। तो टू जस्ट के उनके बेटे ने काफ़ी आगे बढ़ाया इस लाइन को, काफ़ी आगे बढ़ाया इरफान हबीब ने जी। लेकिन इरफान हबीब के बारे में मैं ये कहूँ, बहुत से लोग मोहम्मद हबीब के बारे में नहीं जानते। इरफान हबीब का नाम तो सबने सुना हुआ है। लेकिन शुरुआत मोहम्मद हबीब ने की। लेकिन इरफान हबीब के बारे में क्योंकि आपने उनका नाम लिया, तो मैं उनके प्रशंसा करना चाहूँगी एक विषय पर। उन्होंने एक पुस्तक लिखी विच इज़ अ स्टैंडर्ड बुक ऑन द इकोनॉमी ऑफ द मुगल एम्पायर। आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट टाइटल,
द एग्रेरियन सिस्टम ऑफ द मुगल, समथिंग लाइक दैट। उस किताब में, उस पुस्तक में उनकी क्या विशेषता है? उन्होंने डॉक्यूमेंट्स के आधार पर ये साबित किया है कि मुगल साम्राज्य में किसानों का कितना शोषण होता था। सो इससे बेटर कंट्रीब्यूशन उनके बाद किसी का नहीं हुआ कि मुगल स्टेट वाज एन एक्सप्लॉइटेटिव स्टेट। तो ये मानना पड़ेगा। लेकिन आजकल तो खैर वो अलग अलग तरह की बातें करते रहते हैं। जी बिल्कुल। लेकिन ये ज़रूर है कि जो लोग अपने आप को यहाँ एंशियंट हिस्ट्री का एक्सपर्ट बताते हैं वो कन्फेस करते हैं कि उनको संस्कृत नहीं आती, और जो मीडिएवल हिस्ट्री का एक्सपर्ट बताते हैं वो कहते हैं कि हमको पर्शियन और अरबिक नहीं आती। तो ये बड़ी एक विचित्र स्थिति है जिसमें जो लीडिंग हिस्टोरियंस हैं वो ये कह रहे हैं कि साहब हमने सारा इतिहास सेकेंडरी सोर्सेज से लिखा है, और उनके जो शिष्य हैं नूरुल हसन तो मोहम्मद हबीब के शिष्य ही थे ना। ये मुझे नहीं पता, लेकिन एजुकेशन मिनिस्टर थे वो उनके शिष्य थे। अच्छा। उनके शिष्य आर एस शर्मा, डी एन झा, उनके पुत्र स्वयं इरफान हबीब, नूरुल हसन, ये सब लोग हैं उसमें। और फिर और भी उनकी खासियत थी कि वो मोतीलाल नेहरू की पार्टी में सम्मिलित हो गए थे, तो मोतीलाल नेहरू जी के भी बहुत करीब थे। इंदिरा गांधी को ट्यूटर भी किया उन्होंने। तो हो सकता है ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री भी पढ़ाई हो उन्होंने, किसी को कह नहीं सकते फॉर श्योर। तो ये सब बातें तो हैं। अब धीरे धीरे ये जो वाइस लाइक ग्रिप है लेफ्टिस्ट की भारतीय इतिहास पर, आपको लग रहा है कि इट इज़ लूजनिंग अप? इसमें एक दो विषय मैं कहना चाहूँगी कि जो प्रमुख मार्क्सिस्ट इतिहासकार थे दिग्गज, जैसे कि रोमिला थापर, आर एस शर्मा का आपने नाम लिया, डी एन झा, इरफान हबीब, इनके स्तर का सेकंड जनरेशन लेफ्टिस्ट हिस्टोरियंस नहीं है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि लेफ्टिस्ट हिस्टोरियंस की ग्रिप हिस्ट्री डिपार्टमेंट में कम हुई है। फ़र्क ये है कि जो नेक्स्ट जनरेशन मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस यूनिवर्सिटीज़ में हैं उनमें इतनी ताकत नहीं है, इतनी क्षमता नहीं है कि वो इन मुद्दों पर आगे आके लड़ें। जैसे अयोध्या पे ये सारे हिंदूज के विरुद्ध लड़े, तो अब जो सेकंड अयोध्या का तो आपने भी वर्णन किया है आपकी पुस्तक में कि किस तरह से ये सारे के सारे वहाँ एक्सपोज हुए। इलाहाबाद हाई कोर्ट में जब वो ट्रायल चल रहा था, तो ट्रायल में जब डिपोजिशन हुआ था तो उसमें तो सारे के सारे एक्सपोज हो गए थे। लेकिन मैं ज़रा ये आई कम टू दैट, बट ये जो सेकंड जनरेशन हिस्टोरियंस हैं, ये 3 यूनिवर्सिटीज़ में अभी भी सारे लेफ्टिस्ट हिस्टोरियंस हैं। आप समझें कि भाई दूसरे दृष्टिकोण का कोई इतिहासकार हो उन डिपार्टमेंट्स में, ऐसा नहीं है। लेकिन जो सेकंड जनरेशन हिस्टोरियंस हैं वो अपने आप को सुरक्षित रखते हैं और वो अन्य विषयों पर अध्ययन कर रहे हैं, जैसे इकोनॉमिक हिस्ट्री, टाउन्स पे, अर्बनाइजेशन पे। दे आर नॉट टेकिंग अप इश्यूज ऑफ टेम्पल एट ऑल। आप देखिए कि अब मथुरा पे इतना कोर्ट में मामला दर्ज है, और काशी पर आपने किसी सेकंड जनरेशन इतिहासकार का तो कोई बयान सुना नहीं होगा। वो तो रिचर्ड ईटन कोई उद्धत का उसके ऊपर छोड़ देते हैं, ठीक है ना। तो दे अभी सीतारमैया का झूठ। हाँ, सो दे आर इन द बैकड्रॉप, बट दे आर इन द बैकग्राउंड डजंट मीन कि नेशनलिस्ट नैरेटिव वहाँ पे पहुँच गया है। अभी नेशनलिस्ट नैरेटिव को बहुत संघर्ष करना है उस मकाम तक पहुँचने के लिए। आज के जो मैं कहूँगा नॉन लेफ्ट जो हिस्टोरियंस हैं वो कैसा लिख रहे हैं? टू बी वेरी फ्रैंक, मैनी पीपल हैव स्टार्टेड। प्रॉब्लम ये है कि जो प्रोफेशनल हिस्टोरियंस हैं उनमें उनकी संख्या ज़्यादा नहीं है, और जो लिख रहे हैं उनको ये जल्दी है कि भाई हम अपना नाम बनाएं, तो उतनी रिगरस रिसर्च मेरे अनुसार बहुत से लोग नहीं कर रहे। नॉन लेफ्ट में एकेडमिक्स कितने हैं मेरे को इतनी ज़्यादा जानकारी नहीं है, मेरे ख्याल से अभी भी बहुत कमी है। एक युद्ध जो इतना बड़ा युद्ध है उस पर विजय पाने के लिए बहुत बहुत वर्षों का संघर्ष चाहिए, यू नो, एंड आई एम नॉट श्योर दैट मैनी पीपल आर डूइंग दैट। जो लोग लिख रहे हैं
मेनली वो हैं नॉन हिस्टोरियंस. दे आर बिकमिंग वेरी पॉपुलर, विच इज़ अ गुड थिंग, क्योंकि वो जो दृष्टिकोण हमको नहीं मिल रहा था वो पॉडकास्ट के ज़रिए से, अपनी सिंपल किताबों के ज़रिए से लोगों तक वो पहुंच रहा है. लेकिन यूनिवर्सिटी सिलेबस में हम कहीं नहीं हैं. मेरी कोई किताब मैं सोच भी नहीं सकती कि यूनिवर्सिटी सिलेबस में होगी. तो जब तक वहाँ तक हम नहीं पहुँचेंगे तो ये संघर्ष तो अधूरा है. हाँ, जैसे पुराने जो हिस्टोरियंस थे जो नॉन लेफ्ट थे और बहुत प्रसिद्ध हैं, जैसे आर.सी. मजुमदार हैं या सर जदुनाथ सरकार हैं, इनकी पुस्तकें भी नहीं दिखती. ये तो फुल फ्लेज्ड प्रोफेशनल हिस्टोरियंस थे. हाँ. डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद थे. यस यस. ये इंडिपेंडेंट. देसाई. जी. तो इनकी पुस्तकें तो यूनिवर्सिटी सिलेबस में बिल्कुल नहीं है. जिन यूनिवर्सिटी सिलेबस के बारे में मैं परिचित हूँ, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी, JNU, तो दे हैव नॉट बीन रिहैबिलिटेटेड. और दूसरी बात ये भी मैं कहना चाहूँगी कि अब हम उनको रिहैबिलिटेट भी करें, उसके अलावा भी हमको बहुत अध्ययन करना है, क्योंकि हिस्ट्री का डिसिप्लिन इतना उसका विस्तार हुआ है, तो इतने नए तथ्य आए हैं, तो उनको भी तो हमको इंक्लूड करना है. इट इज़ जस्ट नॉट रिहैबिलिटेटिंग द ओल्ड हिस्टोरियंस, वी हैव टू ब्रिंग इन न्यू फैक्ट्स एंड न्यू लाइट. पिछले 10 वर्ष में आपकी लगभग 8 किताबें आई हैं. जी, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं फटाफट लिख रही हूँ. बहुत सालों का अध्ययन मेरा है हर पुस्तक. जी. तो इसमें से जो अयोध्या के ऊपर 2 पुस्तकें हैं वो तो बहुत लोकप्रिय हुई हैं. उसके अतिरिक्त 2 और पुस्तकें आपकी, एक सती पर और एक फ्लाइट ऑफ डेटीज, ये भी बहुत पॉपुलर हुई. हाँ. इसके अतिरिक्त तो और भी जो है वो एक हिंदूज ऑफ हिंदुस्तान, तो उसके ऊपर तो हम अलग से ही बात करेंगे. तो इसमें थोड़ा सा मैं ये डिस्कस करना चाहूँगा कि ये जो काफ़ी सारे झूठ चलते हैं, जी. झूठे नैरेटिव बनाए जाते हैं ये दिखाने के लिए कि साहब कि देखिए कि ऐसा नहीं है कि, और ज़्यादातर काम जो होता है वो मुस्लिम इम्पीरियलिज़म को वाइट वॉश करने के लिए होता है. जैसे ब्रिटिश इम्पीरियलिज़म को तो बहुत सारे लोग बुरा बता देते हैं, लेकिन उससे पहले का जो इस्लामिक इम्पीरियलिज़म था उसको जो है ग्लोरीफाई करने का प्रयास होता है. और ये लगभग रोज़ ही होता है. आजकल भी एक नैरेटिव चल रहा है कि साहब कि वो नालंदा जो है वो बख्तियार खलजी ने नहीं तोड़ा, और वो तो जो है वो कुछ ब्राह्मणों ने तोड़ दिया. आपने इसका अध्ययन किया है कि ये जो नैरेटिव चलाते हैं बार बार कि साहब कि देखिए कि ये हिंदू राजा थे, ये भी जो है ये मंदिर तोड़ा करते थे, और आपने उससे पूरी पुस्तक लिखी है. तो ये थोड़ा सा समझाएं कि ये नैरेटिव क्यों पूरा का पूरा झूठ है और बार बार रिपीट किया जाता है इसी तरह से. तो जैसे आपने रिचर्ड ईटन का अभी जिक्र किया था, तो ये जो इतिहासकार हैं जो इस विषय पर लिख रहे हैं, इनका उद्देश्य ये था, जो मैं समझ पाई हूँ, कि देखिए मंदिरों पर आक्रमण केवल इस्लाम के आगमन से नहीं हुआ. लोगों का ये मानना है कि मुस्लिम मतलब कि इस्लाम धर्म के आने से पहले भारत ने ऐसा कभी देखा नहीं था. तो ये एक नया नैरेटिव शुरू किया इतिहासकारों ने. प्रमुख इतिहासकार का आपने नाम लिया है, और भी उनके चेले थे. उनका कहना था कि भारत में हिंदू राजा एक दूसरे के मंदिर तोड़ते थे, ये प्रथा थी, ये नियम था. और जो तुर्की आए उन्होंने भारत के नियमों के अनुसार ही काम किया. अच्छा, तो फिर ये हाजिया सोफिया क्या है? तो एग्जैक्टली. अच्छा, इट इज़ अमेजिंग. बट यू नो, जैसे आपने मेरे फ्लाइट ऑफ डीटीज का मेंशन किया है, तो मैंने उदाहरण दिए हैं. सबसे पहला उदाहरण हमको कब का मिलता है, मतलब इट इज़ मोर देन 2000 ईयर्स अगो. जो पहला उदाहरण हमको मिलता है कि एक हिंदू राजा दूसरे हिंदू राजा से मूर्ति, उसका क्या हर्षर होता है, तो ये उड़ीसा के राजा खेरवाल थे, खारवेला. तो उनका इंस्क्रिप्शन है, शिलालेख, जो अभी भी हाथी गुम्फा
केव के ऊपर है। तो वो लिखते हैं कि भाई कुछ वर्ष पहले मगध से एक नंदा राजा आए हमारे यहाँ और कलिंग जिन की मूर्ति लेके चले गए। तो अब मैंने हाथियों को लेकर मगध के राजा के महल में प्रवेश किया, वो कलिंग जिन की मूर्ति मैं वापस लेके आया हूँ। तो इसमें ये है नंद किंग ने उसको खंडित नहीं किया और ये लेके आए। तो ये जो कहानी है ये आपको मध्यकाल से पहले बहुत से उदाहरण मिलेंगे कि हिंदू राजा अगर किसी हिंदू राजा से युद्ध करते हैं और विजय प्राप्त करते हैं, उस राज्य के प्रमुख मंदिर से मूर्ति उठा के अपने राज्य में लाते हैं, उसका सम्मान से मंदिर बनाते हैं, पूजा करते हैं। सो क्यों लाते हैं? क्योंकि उनको था कि ये भगवान की शक्ति उनसे वंचित हो जाए। सो द डिवाइन प्रोटेक्शन शुड नॉट बी अवेलेबल टू द एनिमी किंग। एक उदाहरण मैं देना चाहूँगी, कृष्णदेवराय विजयनगर के प्रसिद्ध राजा, तो उन्होंने उड़ीसा पर आक्रमण किया और विजय प्राप्त की। तो उड़ीसा के जो राजा थे वो एक कृष्ण की मूर्ति की बहुत पूजा करते थे। तो कृष्णदेव राय उस मूर्ति को विजयनगर ले आए। हम्पी में एक कृष्ण मंदिर है जो अभी भी आप जाएंगे तो आपको दिखेगा। उस मूर्ति को वहाँ पर स्थापित किया और वहाँ पे पूजा पाठ शुरू किया। और क्या सबूत है? क्योंकि मंदिर पे शिलालेख है दीवार पर और वो कहता है कि कृष्णदेव राय इस मूर्ति को उड़ीसा से लाए और यहाँ पर उसकी स्थापना की और पूजा पाठ हो रहा है। देयर इज़ हार्डली 1 or 2 केसेस जब हमको सबूत मिलता है कि हिंदू राजा ने क्यों एक हिंदू राजा की प्रेरित मतलब वैल्यूड मूर्ति को क्यों उसको डिस्ट्रॉय किया। और सबसे प्रमुख है एक बंगाल के राजा, वो कश्मीर में जाना चाहते थे। तो कश्मीर के राजा ने एक मूर्ति पर सौगंध खाई और कहा, इन भगवान की मैं कसम खाता हूँ कि आपको कोई हानि नहीं होगी, कोई नुकसान नहीं होगा, आप सुरक्षित वापस चले जाएंगे। तो लेकिन वहाँ पर बंगाल के राजा की हत्या की जाती है। तो बंगाल के राजा के सैनिक उस मूर्ति पर आक्रमण करते हैं, कहते हैं कि आपने हमारे राजा को वचन दिया था कि आप सुरक्षित रखेंगे। सो दिस इज़ 1 or 2 very very rare examples. Otherwise all the examples are that Hindu kings कश्मीर के जो राजा हैं श्रीहर्ष, उनके बारे में ये बार बार उदाहरण देते हैं। नहीं, किंग हर्ष के बारे में उनको कल्हन राजतरंगिणी में उनको टाइटल देते हैं तुरुष्क राजा। ही इज़ लाइक कंपेयरिंग हिम टू अ टर्किश किंग। और वो उसका वजह देते हैं, कहते हैं कि इनकी सेना में बहुत तुर्की सैनिकों की भर्ती हो गई थी, तो शायद उनके प्रभाव से हर्ष ने ये काम किया। लेकिन राजतरंगिणी में कल्हन उनको तुरुष्क किंग कहते हैं। इट वॉज एन एक्सेप्शन। बट ये कहना कि हर हिंदू किंग ऐसा कर रहा था, दिस इज टोटल ग्रॉस मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री। ऐसा बिल्कुल कॉमन नहीं था। और अगर हम मध्यकाल का इससे तुलना करें तो जब 18वीं शताब्दी आरंभ होती है। फिर आपने जो तुरुष्क वाली बात कही, इस पर ऐड करूँगा राजतरंगिणी में ही, क्योंकि हम ये देखते हैं ना कि ये जो इस्लाम है इसके बारे में जानकारी नहीं थी, लेकिन जोन राज ने लिखा है इसमें जो सेकंड पार्ट है राजतरंगिणी का। तो जो सुहदेव था जो कन्वर्ट हो गया था और उसने बहुत अत्याचार किए थे, तो उसके बारे में लिखते हैं कि तुरुष्क दर्शने भक्त्या नच नापि द्वेषे सद्जान, कि ये जो काम जो कर रहा था वो तुरुष्क दर्शन की भक्ति के कारण कर रहा था, ना कि पंडितों से या द्विजों से किसी द्वेष के कारण।
तो इसका मतलब उनमें क्लैरिटी थी कि भाई ये जो इस्लाम है वो इस तरह का है। Yes, that is very correct. What was the question that you were asking me when I was? ये मैं हर्ष के बारे में ही पूछ रहा था। हाँ, तो ये बिल्कुल ठीक है कि उस there was clarity that this was. ये भी कहा जाता है कि हर्ष जो था एक्चुअली ही वाज अ वैसल ऑफ सम टर्किश और सम मुस्लिम किंग। No, I have not come across any evidence of that. जी, ये कश्मीर में ये सुनने को मिला था मुझे। और एक और इंस्टेंस देते हैं कि ये जो आपका बोध गया का मंदिर है वो किसी बंगाल के राजा ने तोड़ा था, इस तरह की बात करते हैं। These are all later developments, and this is a rewriting of history. जी ये जो those people, those historians, जिनका ये ऑब्जेक्टिव था कि इस्लाम की जो कार्यपद्धति थी भारत में उसको वाइट वॉश करें। वाइट वॉश करें या सो दिस इज पार्ट ऑफ दैट एंड देयर इज नो एविडेंस. और ये एक बाद में लेटर ब्रिटिश पीरियड में सती को लेके बहुत भ्रम फैलाया गया। हाँ, एक्चुअली दिस अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट यू हैव आस्क्ड. क्या है कि अब हम किसी भी स्कूल की पुस्तक पढ़ते हैं तब से लॉर्ड बेंटिक के सोशल रिफॉर्म्स ऑफ लॉर्ड बेंटिक, अबॉलिशन ऑफ सती, ये हमारे दिमाग में बैठ गया है कि लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को हटाया. तो लेकिन एक्चुअल जो वास्तविकता है वो इतनी इससे विभिन्न है, इतनी अलग है दैट इट इज़ सरप्राइजिंग. आपके कहने का मतलब है कि यहाँ पे हर विधवा सती कर रही थी. द एविडेंस अगेंस्ट दैट इज़ ओवरवेलमिंग. और ये भारत में कितने लोग आए, किसी ने ये नहीं लिखा कि इतने हजारों लाखों विधवाएं सती कर रही हैं. इज़न्ट इट? सो 18वीं शताब्दी से पहले ये हमारे को इतने डिस्क्रिप्शन मिलते नहीं हैं. जो मेरा अध्ययन था उससे मैंने निष्कर्ष निकाला कि ब्रिटेन में बैप्टिस्ट मिशनरीज़, उनको ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहा था कि आप भारत में जाके धर्म परिवर्तन नहीं कर सकते क्योंकि हम भारत पैसे कमाने गए हैं, समाज सुधार करने नहीं गए, और अगर आप वहाँ पे आएंगे तो हमारी इनकम को नुकसान पहुँचेगा. सो पार्लियामेंट डिड नॉट अलाउ मिशनरीज टू ऑपरेट इन ब्रिटिश टेरिटरीज इन इंडिया टिल 1812। तो अब मिशनरीज को ये तो दिखाना था कि भी हमारी बहुत ज़रूरत है भारत में. तो उन्होंने एक के बाद एक प्रोपेगेंडा वॉरफेयर शुरू किया और दो जो उन्होंने इश्यूज उठाए वो थे, एक तो सती और दूसरा फीमेल इन्फेंटिसाइड की महिलाओं को जन्म में मारा जाता है. सो दिस इज देन दे हैड टू कन्विंस पार्लियामेंट कि भाई हमारे को तो जाना है वहाँ पे ज़रूरी, क्योंकि वो तो इतनी बैकवर्ड समाज है, उनको वहाँ पे क्रिश्चियन मिशन की ज़रूरत है. द सिविलाइजिंग रोल ऑफ द वाइट मैन वी हैव टू. तो उन्होंने कैसे प्रोपेगेंडा किया, झूठे झूठे सर्वेस करवाए, झूठे झूठे फिगर्स पार्लियामेंट में पेश की. इट वॉज सच अ वेल ऑर्केस्ट्रेटेड प्लान एंड देन फाइनली दे गॉट द राइट इन 1813. लेकिन when we are talking about सती, we must also realize कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर्स थे बंगाल के अतिरिक्त अन्य देशों में, अन्य प्रांतों में, मद्रास प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, उन्होंने कहा ये सती सती क्या बोल रहे हैं, हमारे यहाँ तो होता ही नहीं है. और बंगाल में हमने जो पढ़ा था कि बंगाल विडोज यूज्ड टू गो टू वृंदावन, यू नो, एंड काशी. एंड अच्छा, एबे डुबॉय एक फ्रेंच मिशनरी थे, जेजुइट मिशनरी. वो 30 वर्ष भारत में रहे, मद्रास के आसपास. उन्होंने लिखा है लेटर्स ऑन द स्टेट ऑफ क्रिश्चियनिटी इन इंडिया. तो ही सेड एवरीवेयर दैट यू गो you can see shaven women. Shaven women were people who had shaved off their head after the death of their husband. So there is no source Baptist missionaries के अतिरिक्त
कोई भी उस समय की जानकारी हमारे को नहीं है जो कहती है कि सब विधवाएं सती पर अपना त्यागती थी अपने जीवन को। सो बट जब हम सती का अध्ययन करते हैं तो हमको आश्चर्य होता है कि जो ब्रिटिश प्रोपेगेंडा था, जो मिशनरी लाइज थी, झूठ थे, वो आज़ादी के कितने वर्षों बाद तक हम अपनी टेक्स्ट बुक्स में बच्चों को पढ़ा रहे हैं कि जब इट इज़ मतलब जब तक मतलब अभी पता नहीं अभी टेक्स्ट बुक से निकला है कि नहीं निकला, बट अबाउट अ फ्यू इयर्स बैक इट वाज स्टिल टॉट। बेंटिक की ग्रेटेस्ट अचीवमेंट थी कि उन्होंने सती अबॉलिश की। भाई सती थी कहाँ जो अबॉलिश हुई? और जब बेंटिक ने अबॉलिश की तो अगले दिन से बंगाल में एक भी सती नहीं रिपोर्ट हुई। अरे बंगाल में जब आप कह रहे हैं कि लाखों महिलाएं सती करती थी, तो ना कोई रेडियो था ना कोई इंटरनेट था, तो लोगों को हर गांव में पता चल गया कि बेंटिक ने अबॉलिश कर दी और उन्होंने पालन करना शुरू किया। इट वॉज द लेसन फ्रॉम ऑल दिस इसकी हमको अपने इतिहास को भारतीय नज़रों से दोबारा उसको देखना कितना ज़रूरी है, क्योंकि हम सब ने ये मान लिया था कि भाई इतनी कुरीतियाँ हैं हमारी समाज में। कोई भी विषय आप लीजिए तो उसमें आपको लगता है कि कितने अध्ययन की ज़रूरत है, क्योंकि दे हैव डिस्ट्रॉयड हमारी जो सभ्यता की सिविलाइजेशनल मेमोरी। वो सब हमको जो अंग्रेज सिखा के गए थे वही हम बोल रहे हैं, क्योंकि अंग्रेज़ों के बाद लेफ्टिस्ट हिस्टोरियोग्राफी भी वही सिखा रही थी हमको, क्योंकि लेफ्टिस्ट हिस्टोरियोग्राफी तो मानती नहीं थी कि कोई महान भारत देश है। इज़ इट? जो अंग्रेज़ पढ़ा के गए वही लेफ्टिस्ट हिस्टोरियोग्राफी। कोई भी विषय आप ले लीजिए, उस पर अगर हम भारतीय दृष्टिकोण से दोबारा अध्ययन करें तब हमको पता चलता है कि क्या हमारी संस्कृति, क्या हमारी सभ्यता थी। आपने मंदिरों के बारे में कहा, इमेजिन करिए कोई भी मंदिर आप ले लीजिए, उसको कितनी बार लोगों ने बनाया, और लोगों ने बनाए जब पॉलिटिकल पावर उनके पास नहीं थी, ना उनके पास धन दौलत थी। किसने बनाया? ऑर्डिनरी लोगों ने। और कैसे बनाए? जो खंडित मंदिर थे उनके शेषों को इकट्ठा करके दोबारा मंदिर बनाए। बनारस में मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूँगी, क्योंकि बनारस में एक भी मंदिर खड़ा नहीं रह गया था, 18th सेंचुरी तक ख़त्म हो गया था। जो हम काशी देखते हैं वो मराठास और राजपूत ने दोबारा बनाया 18वीं शताब्दी में। तो एक मंदिर, कर्दमेश्वर मंदिर, इतिहासकारों ने कहा कि ये पहला मंदिर है जो काशी में हमको दिख रहा है। 18th सेंचुरी में एक मंदिर। जब उसका अध्ययन किया तो उन्होंने पाया ये दोबारा नहीं बनाया गया, ये असेंबल्ड मंदिर। मतलब कि किसी ज़माने में किसी समय जब लगा कि मंदिर पर आक्रमण हो रहे हैं तो उस मंदिर को डिसमेंटल किया, और जब हालात बदल गए उसको दोबारा बनाया, तो जो जो खंडित मंदिरों के शेष उनको मिले वो उन्होंने उसका प्रयोग किया और नया मंदिर बनाया। उस मंदिर में खंडित मूर्तियां आपको दिखेंगी। जो जो शेष मंदिरों के मिले उनको, वो उन्होंने इकट्ठे करके एक मंदिर दोबारा बनाया। तो भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कृति अगर 1000 साल तक जीवित रही है, उसमें कोई राजा, कोई उद्योगपति का रोल नहीं है, उसमें साधारण लोगों का, क्योंकि रग रग में भारत की जो ट्रेडिशंस थे वो उनके में पहुंच गए थे, एंड दे आर द वंस, उन्होंने भारत को बचाया है। इट इज़ नॉट किंग्स, सबका रोल था। मैं ये नहीं कह रही कि किंग्स का रोल नहीं था। बनारस में जो बनारस के राजा आए 18वीं शताब्दी में, उन्होंने रामलीला को स्टेज कराया 30 दिन। सो मतलब एवरीवन कंट्रीब्यूटेड। सिविलाइजेशनल मेमोरी का मतलब है कि एवरीवन न्यू हमारे साथ क्या हुआ है, और हमको
किस रास्ते पे चलना है और जो हमने खोया है उसको वापस कैसे लाना है. So it is a very, very stirring story where every section of society has contributed. आपने काशी और मथुरा पर भी पुस्तकें लिखी हैं. जी. तो ये जो मूवमेंट है ये आपको क्या राम जन्मभूमि की तरह उसी दिशा में जाता दिख रहा है? देखिए, अगर मैं सत्य बोलूं तो अयोध्या में कार सेवकों ने हमारा रास्ता साफ कर दिया था. ठीक है, प्रश्न ये उठता है कि अगर 6 दिसंबर नहीं होता तो मंदिर दोबारा बनाना इतना आसान होता या नहीं. दैट इज अ क्वेश्चन. सुप्रीम कोर्ट वुड गिव दैट लैंड क्योंकि देयर वाज नथिंग एल्स देयर, वहाँ पे कुछ बचा नहीं था, तो वो देना आसान था. अब मथुरा में जो मेरा अध्ययन है, मेरे अध्ययन के अनुसार ये जो मस्जिद बनी है मंदिर के बगल में, ये 1868 के बाद बनी है. 1868 के बाद 3 एकड़ जमीन कटरा केशव देव की मस्जिद पार्टी को दी गई. इसका मतलब है कि ये जमीन आज़ादी के 20 वर्ष बाद, 1968 हाँ और सॉरी 1968, तो 1968 में हिंदू पार्टी ने मस्जिद पार्टी को दी. Isn't it? एक फर्जी सेटलमेंट है. फर्जी सेटलमेंट थे, लेकिन अब उसमें रास्ता क्या है, क्योंकि वो जो एग्रीमेंट है उसके तो टर्म्स एंड कंडीशन सबको पता है. तो अगर सहमति से केंद्रीय सरकार और प्रांत की सरकार ने मिलकर क्यों दी, लेकिन दी, तो अब भाई उसकी भी पूरी स्टोरी है वो. हाँ पूरा इसमें कांग्रेसी इकोसिस्टम काम कर रहा था. बिल्कुल. द्वारका प्रसाद मिश्रा जी उसे Absolute. वो जो फर्जी संस्था बनी लेकिन उसके क्यों काम कर रहे थे ये भी तो आप जानेंगे. सेवा संस्थान. बिल्कुल. बट व्हाट वाज द कंपल्शन? उन्होंने 1968 में क्यों किया समझौता, और हिंदू पक्ष को पता नहीं था या चुप थे, क्या था? हिंदू पक्ष तो सेवा संस्थान था. नहीं, लेकिन बाकी समाज सेवा संस्थान तो था, और उस सेवा संस्थान ने कभी भी आके नहीं बताया कि हमने ये क्यों किया समझौता. क्योंकि ब्रिटिश पीरियड में तो ईदगाह पार्टी एक भी केस नहीं जीती थी कोर्ट में. Isn't it? तो 1968 में आपकी क्या मजबूरी थी कि हारी हुई पार्टी को आप 3 एकड़ जमीन कटरा केशव देव से दे रहे हैं? आप ये टाइटल तो जन्मभूमि निर्माण कृष्ण जन्मभूमि निर्माण ट्रस्ट के पास था. और जो कॉम्प्रोमाइज डिक्री है वो किसी और पार्टी ने कृष्ण जन्मभूमि सेवा संस्थान ने कर ली. और ये लॉ में तो एब इनिशियो वॉइड है ना. एंड इट इज नो लीगली उनका कोई स्टेटस नहीं है. भाई ये तो है कि आप मेरा घर किसी और को दे दें. भाई पेपर मेरे पास हैं, मैं वहाँ पे हूँ, तो आप कैसे दे सकते हैं? और आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, कोई दस्तावेज नहीं है. सो यू नो, मतलब कि अब हिंदूज के बारे में मैं इतनी प्रशंसा करती हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं हार जाती हूँ कि भाई कुछ कह नहीं सकते. इतना बड़ा फ्रॉड सबके सामने हो गया और चुप, और लोग बाग चुप रह गए. और किसी को पता ही नहीं चला. और मस्जिद और मंदिर साइड बाय साइड बन रहे हैं. तो अब इसमें क्या समझौता हो सकता है, क्या रास्ता निकल सकता है, कोर्ट क्या संदेश दे सकती है? आप सोचिए, मुझे बताइए, क्योंकि आप तो प्योरली लीगल टर्म्स में है तो द कॉम्प्रोमाइज डिक्री इज एब इनिशियो वॉइड बिकॉज इट इज ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉड. और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट बिल्कुल क्लियर है. एनीथिंग ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉड इज वॉइड, एब इनिशियो. बट आगे कौन बढ़ेगा, सुप्रीम कोर्ट या सरकार, कौन? आई कैन नॉट आंसर दिस क्वेश्चन. कार सेवक. अच्छा, अब दूसरी, सो दैट ये किसने बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मैंने ऑब्जर्व की है, वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ. जी और वो मैंने ऑब्जर्व किया है कि और ये थोड़ा सा आपको भी मैं ये क्लू दे रहा हूँ, ये देखें आप कि राम जन्मभूमि में, जो राम जन्मभूमि वो रामानंदियों का मंदिर था. रामानंद संप्रदाय जो है वो रामानंदाचार्य के वो उनका मंदिर था.
और ये जो बैरागी साधु होते हैं, ये बैरागी साधुओं ने वो अलख एक दिन भी नहीं छोड़ी। एक दिन भी ऐसा नहीं था कि जो उन्होंने कदम पीछे हटाए हो, चाहे जो करना पड़े, चाहे कितने सिर कटाने पड़े, वो चिमटा लेके लगे रहे, लड़ते रहे। ये हमें काशी में और मथुरा में नहीं दिखाई पड़ता। ना, अब इस पे मैं कुछ कहूँगी नहीं। ये मेरा ऑब्जर्वेशन है। हाँ, दैट इज़ वेरी ट्रू। अब मथुरा पे तो मुझे कोई रास्ता दिख नहीं रहा। काशी पर ये है कि जो ज्ञानवापी मंदिर था, जिसके ऊपर मस्जिद बनी, तो मंदिर नीचे दिख रहा है और उसके इतने सबूत हैं। और एएसआई रिपोर्ट जो अब 850 पेज की रिपोर्ट है, उसने एक एक इंच की उसकी मैपिंग की है, उसका सर्वे किया है और दिखाया है। और इट इज़ मतलब कि कोई और कंक्लूजन भी दिया है। कंक्लूजन दिया है। अच्छा, कंक्लूजन में जो एएसआई रिपोर्ट अयोध्या की थी, उसमें उन्होंने कंक्लूजन नहीं दिया था। और वो बहुत इट वॉज नॉट फेयर टू द हिंदूज, क्योंकि जब आपके एक्सकवेशंस दिखा रहे हैं तो आपको कहना चाहिए कि भाई टेम्पल था। तो जो भी वजह है, और क्योंकि ये बिल्कुल क्लियर आया है, जो जजमेंट है अयोध्या वाला, उसमें उन्होंने स्वयं नहीं, लिखा है काशी कि वाला नहीं, काशी का तो अभी जजमेंट फाइनल नहीं हुआ। अयोध्या में जो निर्णय दिया गया है वो अल्टीमेटली एएसआई की रिपोर्ट पे नहीं है, क्योंकि एएसआई की रिपोर्ट में ये नहीं कहा गया कि मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाइए। That's what I'm काशी में ये स्पष्ट कहा है कि मंदिर तोड़ के मस्जिद बनी। So the point is that ASI report in the case of Ayodhya did not use the word that it was built on a temple. Temple का नहीं, शब्द ये नहीं तो है कि इट इज बिल्ट ऑन अ टेम्पल, लेकिन ये नहीं कहा है कि डिस्ट्रॉय करके Yes. फिर बनी है। हाँ। यहाँ तो उन्होंने कहा है डिस्ट्रॉय तो करके। यहाँ पे तो जो काशी पे है, इट इज़ वेरी क्लियर। और उसके अतिरिक्त उनके नंगी आंखों से दिखता भी है ना। हाँ, और इसके अतिरिक्त उन्होंने मेरे ख्याल से 50-60 या 70 पेज की फोटोग्राफ्स हैं जो उनको वहाँ पर या पढ़िए मैंने रिपोर्ट। हाँ, तो जब वो फोटोग्राफ्स आप देखते हैं तो जो मस्जिद पक्ष है, उन्होंने कहा कि भाई यहाँ पे तो मूर्तियाँ मिलनी स्वाभाविक थी, क्योंकि यहाँ पे तो मूर्तियों का वर्कशॉप था। तो यहाँ पे They can come up with anything, सो यू नो दे कैन कम अप विद एनी, मतलब just like the Muslim historians. so you know you have to admire their commitment. When I admire this commitment, of course I pay homage to the ordinary Hindus, but I am totally speechless about the 1968 agreement. वो भी देखिए, हिंदू सरकार केंद्र में और क्षेत्र में, और उसके आई मीन ऑपोजिट टू दैट यू सी कि ऑर्डिनरी हिंदूज ने सदियों अपने जीवन का बलिदान किया है उन स्थानों के लिए, इजंट इट? तो अब ये हिंदूज के कितने रूप हैं ये कैन नॉट से। कांग्रेस सरकार तो हम जानते हैं, क्या कहें हम यहाँ पे। आई डोंट वांट टू मेक इट पॉलिटिकल, बट वी ऑल नो द कमिटमेंट ऑफ कांग्रेस सरकार। कांग्रेस सरकार का कमिटमेंट होता तो डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था एक्सचेंज ऑफ पॉपुलेशन, यस, वो हो जाता। वो भी नहीं हुआ। जो 72 लाख गए हैं उसमें से भी 60 लाख से अधिक पंजाब से गए हैं। उनको मार मार के भगाया गया है, अपने आप नहीं गए वो। so that is the situation. I don't know what will happen, how long the court will decide, because अयोध्या में भी कोर्ट ने बहुत टाइम लगा दिया था। जी हाँ, जो अब फाइनल जिस सूट पे डिक्री हुई है रामलला विराजमान, वो सूट तो शायद 1988 में फाइल किया गया था। बाकी जो ओरिजिनल सूट्स हैं वो तो 1958 से चल रहे हैं। यस, तो और वहाँ पे उनका मोबिलाइजेशन अयोध्या पे इट नेवर स्टॉप्ड, यू नो। मैं इसीलिए मैं आप भी इसको स्टडी करें कि देयर इज समथिंग अबाउट द रामानंदी संप्रदाय। Yes. I don't want to comment anything more on this, because let us wait. You know, as historians, we only have to wait. I've done what I thought was my best. थोड़ी जनरल बातें और आपसे इसमें कर लेते हैं कि सत्य आपको क्या दिख रहा है। आपने ये तो बता दिया कि भाई जो
हिस्ट्री डिपार्टमेंट्स हैं उनमें कोई चेंज नहीं हो रहा है, सरकार की तरफ से कोई ऐसी विशेष वो नहीं हो रहा है। एनसीईआरटी में भी इक्के दुक्के धीरे धीरे करके कई काफ़ी चेंजेस हो गए, लेकिन वो बहुत धीरे धीरे बड़े अपोलोजेटिकली किए हैं इन्होंने, बाई स्टेल्थ जिसको बोलते हैं, उस तरह से डंके की चोट पे नहीं किया। और एक चीज़ और हम देखते हैं कि जो और इंस्टीट्यूशन है जैसे आईसीएचआर है, उसमें कोई आपको परिवर्तन दिखता है उसकी एटीट्यूड में Because I am not part of ICHR. एज एन ऑब्जर्वर? एज एन ऑब्जर्वर आई थिंक कोशिश की जा रही है कि कुछ विषय लिए जाएं जो भारत के इतिहास के लिए आवश्यक हैं, जैसे कि इंडिया मदर ऑफ डेमोक्रेसी, इसके ऊपर उन्होंने एक पुस्तक निकाली है, दैट इज़ क्वाइट गुड। और मेरे को डिटेल में एक्चुअली कुछ पता नहीं है, लेकिन यू नो आई डोंट थिंक ICHR ऑल आर दैट इम्पॉर्टेंट नाउ। देखिए, जैसे कि आपका कोई संस्था आपको फेलोशिप दे रही है, उससे आपका दृष्टिकोण नहीं डिटर्मिन होता है ना, वो तो आपके अध्ययन से ही आपका दृष्टिकोण डिटर्मिन होता है। सो आई डोंट थिंक दैट चेंज विल कम फ्रॉम इंस्टीट्यूशंस लाइक ICHR। एक तो उनकी फंडिंग बहुत कम है, उस फंडिंग पे कोई कैन नॉट डू सीरियस रिसर्च, बहुत मिनिमल फंडिंग है उनकी। जो सीरियस रिसर्च वो इंडिविजुअल एफर्ट से होगी और एक इंडिविजुअल कमिटमेंट से होगी, तो कभी निराश नहीं होना चाहिए। क्योंकि मैं अपना उदाहरण देखती हूँ कि इसी में एक और फॉलो अप पूछूंगा मैं आपसे कि ये जो एकेडमिक्स राइटिंग हिस्ट्री एंड नॉन एकेडमिक्स राइटिंग हिस्ट्री, तो इसमें नॉन एकेडमिक्स राइटिंग हिस्ट्री पे जो आपत्तियां होती हैं विशेषकर पश्चिमी देशों से, हाउ वैलिड आर दे? क्योंकि अल्टीमेटली इफ समबडी इज फॉलोइंग द रिगर ऑफ हिस्टोरियोग्राफी और इज राइटिंग, तो उसमें क्या दिक्कत है? एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे सावरकर की बायोग्राफीज़ हैं। सावरकर की बायोग्राफी एक धनंजय कीर ने लिखी है, जी, अभी विक्रम संपत ने लिखी है, वेरी वेल रिटन, हाईली रिगरस मेथोडोलॉजी। और कुछ जो है वो हिस्टोरियन ने लिखी है, वेरी स्केची और उस तरह अभी की। एक जानकी बल्लभ हैं, ये आई डोंट रिमेंबर द नेम, हर्स इज द लेटेस्ट बुक दैट हैज़ कम आउट ऑन सावरकर। आई थिंक इट हैज़ बीन पब्लिश्ड बाय प्रिंसटन। शी इज़ अ महाराष्ट्रियन स्कॉलर हैं, सेटल्ड इन अमेरिका, very well versed in Marathi sources. I have not read the book, but I know that it is the latest work on Savarkar. नहीं, मैं तो एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जैसे शिवाजी की हिस्ट्री है, हाँ जी, वी नो गजानन माधव मेहेंदले, आई डोंट थिंक ही इज अ प्रोफेशनल हिस्टोरियन, no, but his accounts are the best. yes, Why should they be discounted? yes. And D.D. Koshambi was not a professional historian himself. So, you know, that is a distinction that is made. But अगर आपने अध्ययन किया है, if your research is, जैसे ऑड्रे ट्रूस्के टाइप की पागल है, हाँ, तो वो दे जस्ट स्टैंड ऑन देयर PhD कि आई एम अ PhD, आई एम अ ट्रेन्ड हिस्टोरियन एंड आई विल नॉट एक्सेप्ट एनीबॉडी एल्सेस अकाउंट अनलेस ही हैज अ but I don't think that she is regarded as a serious scholar. तो मेरे कहने का मतलब ये है कि D.D. कोशाम्बी लेफ्ट हिस्टोरियंस को तो उनको इतना महत्व देते हैं. He was not a professional historian in that sense. So it is not whether you are professional or non-professional. It is how much rigor you apply to the discipline, जैसे आपने उदाहरण दिए हैं. जी. ये तो false argument है, you know. अभी जो विजुअल मीडियम है उसके माध्यम से बहुत सारे पॉडकास्ट वगैरह से लोगों में रुचि तो बहुत जागृत हो रही है. They have played such an important democratization of history. वो पॉडकास्ट से हुआ है. अब देखिए, कोई भी लेफ्टिस्ट हिस्टोरियन, चाहे वो कितनी
वरिष्ठ पुस्तक लिखें, कितनी they cannot match the popularity of a person coming on podcast. तो पॉडकास्ट ने इतिहास को घर घर पहुंचाया है। और जैसे आपने कहा, इतनी रुचि हो गई है लोगों में, दे वांट टू नो। और कोई भी सब्जेक्ट नहीं है जो टैबू है। अगर आप किसी गांव में हैं और आपको लगता है यहाँ पर ये एक प्रथा है जिसके बारे में और लोगों को जानकारी होनी चाहिए, कोई मूर्ति है या कोई पूजा की प्रथा है, तो वो अपना वीडियो बना के लोड कर देता है। जैसे पीपल्स वॉइसेस, इतिहास में जो पीपल्स वॉइसेस हैं वो हमको पॉडकास्ट के ज़रिए सुनाई दे रही हैं। मध्यकाल में जब इतना अत्याचार हो रहा था, तब भी हमको पीपल्स वॉइसेस मिलती हैं जिनको वामपंथी इतिहासकारों ने इतिहास में स्थान ही नहीं दिया। अब हमको कितने लोगों को पता है कि मध्यकाल में जब आक्रमण हो रहे थे, तब इस देश के वीर निवासी थे जो उन्होंने देखा, उन्होंने उसके बारे में उसी समय लिखा, तो उनके लेख तो हमारे तक पहुँचे, सौभाग्य की बात है। बट अब पॉडकास्ट की वजह से पीपल्स हिस्ट्री, अब हमारे को एज ए हिस्टोरियन इट इज़ फॉर अस टू डिसाइड कि भाई हमको इसको कितना महत्व देना है, इसमें इन्वेस्टिगेशन करनी है या नहीं करनी। लेकिन आप किसी भी आवाज़ को अब आप नकार नहीं सकते। जैसे एक ये अगर हम प्राचीन इतिहास का उदाहरण लें तो हमारा पूरा का प्राचीन इतिहास जो है वो अंग्रेज़ों ने बिगाड़ दिया। वो आर्यन इन्वेजन थ्योरी ले आए, जो कि अब हम बड़ी मुश्किल, ऐसी थ्योरी है जिसका कभी प्रूफ नहीं दिया गया, लेकिन थ्योरी बन गई वो। हमारे यहाँ तो हमने तो जयपुर डायलॉग से 2,10,00,000 रुपए का इनाम रखा था कि भाई जो भी आर्यन इन्वेजन थ्योरी प्रूव कर देगा, उससे पहले हमने इनाम रखा था, बाकी लोगों ने अपनी तरफ से ऐड कर दिया, अच्छा हम भी इतना देंगे, हम भी इतना देंगे। वो टोटल पर्स जो था वो करीब 2,10,00,000 रुपए का हो गया। मैंने तो माइकल विर्जल को भी चिट्ठी लिख दी थी, ईमेल कर दिया था कि भाई तुम भी आ जाओ, तुम्हारे लिए भी सब्सटेंशियल है, इतना नेग्लिजिबल नहीं है। तो not one person even attempted, because everybody who is championing this piece of history knows that it is false. यस, इस विषय पर मैं मेरी एक पुस्तक है हिंदूज ऑफ हिंदुस्तान, जी, तो उसमें मैंने वो अभी हम उसको डिस्कस करेंगे, चलिए आप डिस्कस उसको अलग से डिस्कस कर रहे हो। मैं ये इसमें ये कह रहा था कि जो हमें भी, जो हम एंशियंट इंडिया की भी जो हिस्ट्री कंज्यूम कर रहे हैं, वो संस्कृत की तो हमारी नॉलेज करीब करीब ख़त्म कर दी गई। हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ टू लर्न इट फ्रॉम द प्राइमरी सोर्स। of course, very important. But I will come to Hindus of Hindustan. We will discuss at this. ओके, तो वहाँ पे डिस्कस करेंगे। दूसरी बात यह कि हमारे दुनिया भर के एंशियंट मैन्युस्क्रिप्ट्स जो हैं वो अभी भी अनट्रांसलेटेड है। अब जैसे एग्जांपल जो है वो अर्थशास्त्र का मिलता है, चाणक्य का, विच वाज डिस्कवर्ड इन 1920s इन मैसूर, और फिर वो राजा ऑफ मैसूर ने उसको प्रिजर्व करके उसको ट्रांसलेट करवाया। तो ये और लास्ट काउंट आई थिंक देयर वर अबाउट 3 मिलियन ट्रांसक्रिप्ट मैन्युस्क्रिप्ट्स दैट आर स्टिल अनट्रांसलेटेड। Yes, yes. तो ये कैसे होगा? हमारी कितनी नॉलेज जो है, लोग कहते हैं नालंदा में चली गई, उदंतपुरी विक्रमशिला उड़ा दिए इन्होंने, और जो आज भी 3 मिलियन मैन्युस्क्रिप्ट्स अनट्रांसलेटेड पड़े हुए। बिल्कुल बिल्कुल, दिस इज़ अ वेरी ग्रेव क्राइसिस, और इसका कितना लॉस हो रहा है, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू कैलकुलेट, बट इट्स पेनफुल, बिल्कुल पेनफुल है। और हमारा इतिहास कितना हम खो रहे हैं, वो उसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। मैं देख रहा हूँ ये लाइब्रेरीज हैं, इनकी मैन्युस्क्रिप्ट्स पड़े हुए हैं, इतने सारे संस्कृत विश्वविद्यालय बन गए, इतनी सारी एकेडमीज़ हैं, ओरिएंटल एकेडमीज़ हैं, इस तरह की एकेडमीज़ हैं, इसमें सारे मैन्युस्क्रिप्ट्स और अनट्रांसलेटेड हैं। बिल्कुल। और उनका Epigraphs. प्रिजर्वेशन, एपिग्राफ्स, एपिग्राफ्स, तो इतने एपिग्राफ्स, और दे आर सच अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। और लास्ट ग्रेट एपिग्राफिस्ट वाज के.वी. रमेश। उसके बाद तो मेरे को पता भी नहीं कि कोई एपिग्राफिस्ट हैं
ऑफ लेवल की जो ट्रांसलेशन कर सकें इंस्क्रिप्शंस की। और इंस्क्रिप्शंस का इम्पोर्टेंस ये है कि जिस रूप में वो लिखे गए उसी रूप में हमारे को आज मिल रहे हैं। ग्रंथों में तो कितना विस्तार हुआ है कि सब लोगों ने ऐड किया, बट इंस्क्रिप्शंस दैट्स सच ए इम्पोर्टेंट सोर्स, वेरी ग्रेट डैमेज। इन सब चीज़ों पर मुझे लगता नहीं कि कुछ खास काम हो रहा है। तो हमारे जो रूलर्स हैं उनका ध्यान इसकी ओर कैसे आकर्षित किया जाए? असंभव। असंभव तो कुछ भी नहीं है मैम। असंभव आपको राम मंदिर का निर्माण भी लगता था 10 वर्ष पहले। बिल्कुल बिल्कुल। बट यू नो दिस इज नॉट समथिंग कि भाई पॉलिटिकल रूलर्स का ये काम नहीं है। ये तो एकेडमिक कम्युनिटी को अपने आप चुनौती लेनी चाहिए। इसमें आप बेचारे पॉलिटिशियंस को क्यों ला रहे हैं? लेकिन उस पे तो लेफ्टिस्ट का कब्जा है। वो तो भारतीय नॉलेज लाना ही नहीं चाहते सामने। हाँ करेक्ट। उनको डर लगता है इंडियन नॉलेज, इंडियन विजडम। लेकिन धीरे धीरे वो सामने आ रहा है। धीरे धीरे जो दबा हुआ इतिहास है वो सामने आ ही रहा है। अब आप मुझे बताइए, 15 साल पहले आप सोच सकते थे कि भाई अयोध्या के बाद काशी और मथुरा भी मुद्दे बन जाएंगे? अब तो भोजशाला भी बन गया। भोजशाला भी बन गया। तो मतलब धीरे धीरे अभी तो बदायूं की कोई जामी मस्जिद है, उसका भी ऑर्डर कर दिया लोकल कोर्ट ने। हाँ हाँ। अब उज्जैन में महाकालेश्वर टेम्पल, मतलब कि हर जगह कहानियां हैं। तो जब इतिहास मोड़ लेता है जैसे लिए है तो कहाँ पहुंचेगा वो वेरी डिफिकल्ट टू से। भोजशाला का 3 साल पहले भी हम नहीं सोच सकते थे कि ऐसा भी हो सकता है। रोज वहाँ से पता चल रहा है कि भाई ये निकल गया। उसके अलावा ये जो फादर सन डुओ है ना, विष्णु शंकर जैन, हरिशंकर जैन, इन्होंने तो आपकी लखनऊ की जो टीले वाली मस्जिद है, लक्ष्मण टीला जिसको पहले बोलते थे, उसमें भी ऑर्डर हो गया है एक फेवरेबल। प्लस उन्होंने ताजमहल और कुतुब मीनार की भी लगा रखी है। भाई ये दोनों तो ASI मॉन्यूमेंट है। हाँ। इस पे से तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट भी लागू नहीं होता। और ASI पे तो इतना डॉक्यूमेंट है कुतुब कॉम्प्लेक्स पे, तो ASI की इतनी रिपोर्ट्स हैं। ASI ने तो खुद ने लगा रखा है वहाँ इंस्क्रिप्शन की यहाँ पर ये और रिपोर्ट्स हैं। 28 जैन और हिंदू मंदिर थे, 27 या 28। ये तो उनके उस पर सामने लिखा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके बाद भी जो है वो कुछ, मुझे लगता है कार से वही एकमात्र उपाय है क्या? सभी अयोध्या जाके रामानंदी लोगों को कहते हैं भाई सबको बुलाइए, इनको ट्रेनिंग दीजिए। जब तक ये बैरागी चिमटे वाले साधु नहीं होंगे यहाँ पे तब तक ये काम नहीं होगा। अंत में मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि कहा जाता है कि साहब की जो विजेता होता है वही इतिहास लिखता है। तो क्या इसका अर्थ ये है कि इतिहास में सत्य कम ही होता है? नहीं, ये वैसे हिंदुस्तान के लिए, भारत के लिए सही नहीं है, क्योंकि 1000 साल जब भारत के अधिकांश हिस्सों पर हिंदू राज नहीं था, तब भी हिंदूज ने अपना इतिहास लिखा। ये हमारी कमज़ोरी है कि हम जो हारे हुए लोग हैं, उन्होंने उस समय जो इतिहास लिखा, हमने उसको ध्यान नहीं दिया। सबसे पहला इतिहास लिखा जब महमूद गजनवी ने गुजरात पर, सोमनाथ पर आक्रमण किया। वो उस टाइम एक मंत्री थे, वो गवाह थे कि महमूद गजनवी ने ये नगरों पर हमला किया है। और उस समय उन्होंने लिखा, उनका पूरा ग्रंथ हमारे पास नहीं आया है। तो ये एक पराजित व्यक्ति लिख रहा था। अगर मैं पराजित कहूँ, उचित शब्द नहीं होगा, लेकिन वो तुर्की सेना का तो नहीं था। और दूसरा जो ग्रंथ था जो सो कॉल्ड पराजित व्यक्ति ने लिखा 1334 में मोहम्मद तुगलक सुल्तान थे दिल्ली के,
तब तक दिल्ली सल्तनत स्थापित हो चुकी थी, 2 सदियां से स्थापित हो चुकी थी। और उन्होंने जो ग्रंथ लिखा वो पूरा ग्रंथ हमारे पास आया है, पूरा ग्रंथ, उसमें कुछ छेड़छाड़ नहीं है। उसको हमने, कितना इम्पोर्टेंट ग्रंथ है, क्या नाम है? उसका नाम है विविध तीर्थ कल्प। अब वो जो जिन प्रभासूरी थे 1334 में, वो उत्तरी भारत में जिन स्थानों पर तुर्की आक्रमण हुए थे, जहाँ पर उनके लिए संभव था जाना, वो हर स्थान पर गए और वहाँ पर उनके लोगों को बोला, वहाँ के लोगों को बोला, पुजारियों को बोला, भक्तों को बोला कि देखो ये विचित्र समय है, तो आप पुराने तौर तरीके भूल जाओ। इस समय नई मूर्तियां हम नहीं बना सकते, तो पुरानी खंडित मूर्तियों का ही पूजा करते रहिए। खंडित मूर्तियां उतनी शक्तिशाली हैं जितनी पहले वो थीं। तो आप इमेजिन करिए 1333 में एक व्यक्ति, अब तो हम खंडित मूर्ति को कभी नहीं पूजा करते, लेकिन विचित्र समय थे और क्या दृष्टि उन्होंने दिखाई। और उनका सबसे महत्वपूर्ण जो उन्होंने लिखा है कि एक मूर्ति थी, जब पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने 1192 में हराया था, तो एक संदेश गया था कि मूर्तियों को छुपाओ, अब उनकी ज़रूरत नहीं है। तो एक मूर्ति थी जिसको रेत में छुपा दिया था। 1192 के बाद 1333 में वो मूर्ति मोहम्मद तुगलक के तहखाने में लाई जाती है। उनके सैनिकों को कैसे मिलती है वो जिन प्रभासूरी नहीं लिखते, तो लिखते हैं कि मैं सुल्तान मोहम्मद तुगलक को मिला, तुगलकाबाद गया और उनको कहा कि आपके सैनिक ये मूर्ति लाए हैं और ये मूर्ति हमें हमारी बहुत प्रिय है, आप इनको लौटा दीजिए। और मोहम्मद बिन तुगलक सैनिकों को बोलते हैं तहखाने से लाओ। वो लाते हैं, मोहम्मद तुगलक उसको देखते हैं और फिर कहते हैं जिन प्रभासूरी को तुम ये मूर्ति ले जाओ। और वो लिखते हैं कि मैं ले आया और उसका उसका जो प्यूरिफाई किया और उसके बाद छोटा मंदिर बनाया और वहाँ पे हमने शंख बजाए, मंदिरों की घंटियाँ सुनाई दी और लोगों में जो हर्ष था। तो ये एक पराजित समाज इतनी हिम्मत दिखा रही है ये लिखने के लिए। तो ये हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमने इन आवाज़ों को इम्पोर्टेंस दिया नहीं, क्योंकि हम ये सुनना नहीं चाहते थे आवाज़। विजयनगर साम्राज्य, उनकी राजकुमारी प्रिंस काम्बेन जो राजकुमार थे, उनकी पत्नी एक संस्कृत में कविता लिखती हैं, मदुराई विजय। मदुराई एक सल्तनत थी, सल्तनत वहाँ पे स्थापित हो गई थी मदुराई। और वो उस संस्कृत कविता में लिखती हैं कि देवी मेरे पति के पास जब वो सो रहे थे तब आई और उन्होंने कहा काम्बेन उठो, तुमको दिख नहीं रहा कि कावेरी लाल हो गई खून से। चिदम्बरम में जब पहले शंख सुनाई देते थे, अब जानवरों की आवाज़ें सुनाई देती हैं। मतलब कि कोई हवन नहीं, कुछ नहीं, मैं तुमको धर्म की तलवार दे रही हूँ, उठो और धर्म स्थापित करो। और वो गंगा देवी जो संस्कृत पोएम लिखती हैं, वो कहती हैं कि फिर काम्बेन ने बहुत से मंदिर जो मस्जिद बन गए थे उनको दोबारा मंदिर बनाया और बहुत से मंदिर जो बंद हो गए थे उनको स्थापित किया। तो ये वॉइसेस जो पराजित आवाज़ें हैं, ये उसी समय लिखी जा रही हैं। और तिरुपति में लगभग 150 वर्ष तक गोलकुंडा साम्राज्य पर राज्य था उस इलाके का। तो वहाँ से हमको एक तेलुगु पोएम मिलती है, 100 वर्सेस की थी, 99 वर्सेस हमको मिलते हैं। तो वो मतलब पीड़ा उस भक्त की कि भाई बालाजी को बोलते हैं कि मंदिर की क्या हालत हो गई,
सैनिक जूते पहन के आ रहे हैं, कितना अशिष्टता हो रही है यहाँ पे, कितना मतलब कि ही इज लेमेंटिंग। सो वो क्योंकि पोएम एंड्स बिफोर द डिफीट ऑफ द गोलकुंडा सल्तनत, तो उसमें कोई विजय नहीं है, क्योंकि बाकी जो मैंने आपको उदाहरण दिया उसमें तो विजय है ना। बट द पॉइंट इज दैट, और जो भक्त जो थे वो जो मंदिर दोबारा बना रहे थे, वो भी तो एक वॉइस ऑफ द डिफीटेड विच वॉज विक्ट्री। सो प्रॉब्लम ये है संजय जी कि हमको अपने आप पर घृणा करना हमारे को सिखाया गया, सेल्फ लोथिंग, कि भाई हम तो कुछ थे ही नहीं, हमारे पर इतने अत्याचार, अगर हमने रिस्पॉन्ड नहीं किया होता तो आज हम कैसे जीवित होते। भारत कोई एक सभ्यता नहीं थी जिस पर तुर्की आक्रमण हुए हों। स्पेन, पोर्चुगल, ईरान, इराक, इजिप्ट, कहाँ बचा पुराना? ये बचा क्योंकि जो लूजर्स थे, जो सो कॉल्ड लूजर्स थे, उन्होंने अपनी हार नहीं मानी। काशी विश्वनाथ का आपने जिक्र किया, कितनी बार वो मंदिर टूटा और बना। बिंदु माधव कितनी बार टूटा बना, क्योंकि जो पराजित हो गए थे उन्होंने कहा भगवान ने हमको नहीं छोड़ा और हम भगवान को त्यागेंगे नहीं, चाहे हमको कोई भी बलिदान देना पड़े। और ये जो फ्लाइट ऑफ डीटीज मेरी पुस्तक है, इसमें इतनी दर्द भरी कहानियाँ हैं कि जो भक्त हैं, जो पुजारी हैं, वो मंदिर तो इतने विशाल थे, उनको कैसे डिफेंड कर सकते हैं? ना उनके पास शस्त्र थे ना कुछ। मंदिर में सबसे प्रिय थी मूर्ति, और कैसे कैसे वो मूर्ति को लेके भागे, क्या क्या उन्होंने रास्ते अपनाए मूर्ति को सुरक्षित करने के लिए। तो जैसे मैंने कहा, भारतीय इतिहास को भारतीय दृष्टि से देखना और लिखना आवश्यक है, और जब हम ऐसा करेंगे तो हम ये निष्कर्ष पर पहुंचेंगे दैट इंडिया वॉज द ओनली सिविलाइजेशन जहाँ पर हारे हुए लोगों ने अपने इतिहास को लिखा और अपने इतिहास को उसमें परिवर्तन दिया ना। मंदिर कभी नहीं हमने छोड़े, एक ही मंदिर 10-10 बार क्यों बन रहा है? सोमनाथ मंदिर पहला महमूद गजनवी ने तोड़ा और लास्ट बार औरंगजेब ने तोड़ा, तो इसका मतलब है एक के बाद एक वो बनता गया। सो इट इज़ इन आवर केस, हिस्ट्री इज नॉट रिटन बाय द विक्टर, इट इज़ एक्चुअली रिटन बाय द वैंक्विश्ड। जो हारा है उसने इतिहास लिखा है, हमारी दृष्टि पे हमने पर्दा डाला हुआ है, और क्योंकि हम भारतीय इतिहास को विदेशियों की नज़रों से देखते हैं या वामपंथियों की नज़रों से देखते हैं, यू नो। इसमें एक और बड़ी विचित्र बात आपने जो कहा कि रिटन बाय द वैंक्विश्ड, तो मैं जो लेफ्टिस्ट हिस्टोरियोग्राफी है उसने जो विक्टर ने जो लिखा हुआ है ना, उसको भी उन्होंने वाइट वॉश करके और सैनिटाइज करने का प्रयास किया है। जैसे कि मोहम्मद हबीब की जो पूरी एफर्ट थी वो ये थी कि उस समय तक आपके ये एलियट और डाउसन का पूरा लिटरेचर, जो ट्रांसलेटेड लिटरेचर था, जो मुग़ल इस्लामिक हिस्टोरियंस थे, उनके सारा पूरा ट्रांसलेशन आ गया था, एंड दैट वाज वेरी बारबैरिक, वेरी गोरी, ब्रूटल। तो उन्होंने तो सच्चाई लिखी थी उस समय, बिल्कुल उससे एक रिवल्शन पैदा होता था, बिल्कुल इस्लामिक हिस्ट्री के प्रति, इस्लामिक इम्पीरियलिज्म के प्रति। लेकिन इन्होंने उसको भी दबा छुपा के, और उसको ये स्थिति ये है कि उसके जो सुप्रीमेसिस्ट पार्ट हैं वो मदरसों में तो पढ़ाए जाते हैं, लेकिन लेफ्टिस्ट हिस्टोरियंस उसको टच नहीं करते, कहते हैं ये एग्जैजरेशन है। हाँ, लेकिन मेरा प्रश्न ये है, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सत्य है, मेरा प्रश्न ये है कि लेफ्टिस्ट हिस्टोरियोग्राफी आजकल उसके कितने फॉलोअर्स आपको मिलते हैं? ये फॉलोअर्स और उसके प्रैक्टिशनर्स भी जो हैं भी तो बड़े लो लेवल के हैं, आपने पहले ही कहा था। बिल्कुल। हम्म। अब उनकी जो इतिहास लिखा है, ऑर्डिनरी उनके स्टूडेंट्स भी मेरे को लगता नहीं कि इतना स्वीकार करते होंगे। बाकी जनता तो भूलिए, वो तो उनको मानती ही नहीं।
बिल्कुल नहीं मानते। अगर आप जनता में जाएँ तो वो तो दे विल जस्ट बिल्कुल बिल्कुल रिजेक्ट इट कंप्लीटली बिल्कुल। आउट ऑफ हैंड। एब्सोल्युटली। और जनता क्या जानना चाह रही है, दे वांट टू नो अबाउट आवर हिस्ट्री फ्रॉम पॉडकास्ट। मतलब कि जैसे मैं अपना उदाहरण दूं, मेरी पुस्तकें बहुत अच्छी कर रही हैं, लेकिन जो पॉडकास्ट हैं उनकी व्यूअरशिप तो इतनी नहीं ज़्यादा है, यू नो। सो पीपल हु आर नॉट हिस्टोरियंस हैव कम टू नो माय वर्क। और मेरा उद्देश्य है कि मेरे अध्ययन को लोगों के सामने पहुंचाना। आपके पॉडकास्ट हैं, उनसे लोगों को ये पता चलेगा ना। सो दिस इज द वे historians have been bypassed by podcasts. Let me put it that way. You know. तो इस चर्चा को अब यहीं समाप्त करेंगे। Thank you. आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। Thank you.